Hello everyone, welcome to Education Point. Yes. What is a cell cycle and cell division? Cell cycle पूरी एक साइकिल है जिसपे सेल प्रिपरेशन करती है पहले, फिर डिवाइड होती है. These overall processes are called cell cycle. What is a cell cycle? It is a sequential event जिसमें कि in which a cell duplicate their genome. Genome मतलब genetic material. Genome means a genetic material, चाहे वो DNA हो या वो RNA. Duplicate their genetic material, synthesize the other constituents like organelles, and cell eventually divided into a two daughter cells. अगर मेरे पास ये एक मार्कर है, मुझे दो स्टूडेंट्स को देना है, तो मैं क्या करूँगी, एक और मार्कर लेकर आऊँगी, तब मैं उसको दो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ. ऐसा ही सेम सेल के साथ है. सेल को अपने आप को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए पहले जितने भी कंटेंट है उसका डुप्लीकेशन होगा. डुप्लीकेशन होगा तभी वो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर पाएगी, चाहे वो उसका जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे वो उसका न्यूक्लियस हो. न्यूक्लियस इज आल्सो ऑर्गेनेलीज, और जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं सबको उसको डुप्लीकेट करना होगा, फिर ही वो डिवाइड कर सकती है दो डेट्रासॉल सेल्स में उसी कंपोनेंट को. ठीक है, चलो अब है क्या ये सेल साइकिल, एक डायग्राम से समझते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिस वन. ओके, ये एक लंबी प्रिपरेशन, उसके साथ थोड़ी छोटी परफॉर्मेंस. लाइक आप क्या करते हो कि पूरे एक साल दो साल, ठीक है, प्रिपरेशन करते हो. परफॉर्मेंस का टाइम कितना होता है, जस्ट 3 आवर्स. तो ऐसा ही सेम सेल के साथ है. सेल की प्रिपरेशन बहुत लंबी है. G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद यहाँ पे इसको परफॉर्म करना है. दिस वन इज कॉल्ड M फेज. जो प्रिपरेशन फेज है इसको कहा जाता है इंटरफेज. दीज ऑल G1 गैप फेज, S इज अ सिंथेसिस फेज, G2 इज अ G2 गैप फेज. ओके, तो यहाँ पे दीज आर कॉल्ड इंटरफेज. ये है इंटरफेज. तो सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू अ टू पार्ट, इंटरफेज and M phase. M phase is a division and interphase is a preparation. So this one is called a interphase. Okay, this one is called a interphase. G1 phase, S phase, G2 phase. Okay, G1 phase के आगे आपको किसी एनसीईआरटी में ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे G0 स्टेज, और कहीं पे ऐसा बना हुआ है G0 phase. ओके, तो G0 स्टेज जो स्टेज है यहाँ, दिस वन इज कॉल्ड अ क्वाइसेंट स्टेज. यहाँ पे जो सेल है, दिस वन इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट प्रोलिफरेट्स. दैट मीन्स डिवीजन नहीं कर रही है बट मेटाबॉलिकली एक्टिव है. सारी प्रोसेस जो सेल के अंदर होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कैटालाइसिस एंड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, वो परफॉर्म हो रही है. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड अदर प्रोटीन सिंथेसिस, जो भी एक्टिविटीज सेल के अंदर हो रही होती है वो परफॉर्म हो रही है, बट सेल डिवाइड नहीं कर रही है. तो दीज आर कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेज ऑफ द सेल्स. ऐसे कौन सी सेल है आपकी जो डिवाइड नहीं करती हैं? और न्यूरॉन्स आफ्टर द बर्थ डिवाइड नहीं करते हैं, एंड योर हार्ट सेल्स नहीं डिवाइड करते, एंड योर लिवर एंड किडनी सेल्स ये तब डिवाइड करते हैं जब बहुत जरूरत है. ठीक है, कहीं पे इंजरी है, कहीं डैमेज है, दोबारा सेल रिपेयरमेंट के लिए ही ये डिवाइड करते हैं. क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे G0 फेज इज अ क्वाइसेंट स्टेज. This one is a quiescent stage where the cell is metabolically active but not proliferates. Yes, interphase is a preparation phase. G1 phase, G2 phase, S phase में देख लेते हैं क्या क्या बनता है. G1 phase में all organelles are double. Most of organelles are double except mitochondria, Golgi apparatus and chloroplast. Okay, most of organelles are duplicate. Okay, here some types of RNA synthesis भी होगी. यहाँ पे RNA synthesis और कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन का भी फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं. S phase is a very important phase. synthesis phase थोड़ी बड़ी भी दिखाई दे रही है इंटरफेस की आपको पार्ट. यस, दिस वन इज अ synthesis phase. यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस होती है, यानी डुप्लीकेशन ऑफ अ DNA का अमाउंट डबल हो जाता है. डुप्लीकेशन ऑफ DNA का अमाउंट डबल हो गया. DNA रेप्लिकेशन भी इसको कह सकते हो, DNA डुप्लीकेशन भी कह सकते हो. सिंथेसिस हो गई है DNA की, एंड द डुप्लीकेशन ऑफ अ सेंट्रियोल इज आल्सो अकर हियर. डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन इसी स्टेज में हो जाता है. नेक्स्ट वन इज अ G2 फेज. G2 फेज में जो बचे हुए ऑर्गेनेल्स थे वो
प्रोड्यूस होंगे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी एपरेटस आर डुप्लीकेट हेयर। एंड एक और टाइप की प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो स्पिंडल बनाने के लिए जरूरत है, वो भी यहाँ पे बनेगी लास्ट वाले फेज में, इंटरफेज के। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का भी सिंथेसिस यहाँ पे होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन भी यहाँ पे बनेगी, ओके, प्रोटीन सिंथेसाइज हेयर, यस। तो ये हो गई G1 फेज, S फेज, G2 फेज। अब आ जाते हैं G0 फेज क्या है, ठीक है। G0 फेज क्वेश्चन स्टेज, मैंने बताया प्लांट इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट प्रोलिफरेट, डिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे G0 फेज का मीनिंग क्या है? सपोज दैट, एक एग्जाम्पल से, आपको फुटबॉल पसंद है, आपने फुटबॉल की प्रिपरेशन की, बहुत लंबी प्रिपरेशन की, परफॉर्म भी कर दिया आपने, ठीक है, ये मल्टी लेवल के आपके स्टेजेस हुए, आपने परफॉर्म भी कर दिया, बट फाइनली आपने सोचा कि आप फुटबॉल नहीं खेलना चाहते, छोड़ दिया फुटबॉल, यानी कि आप कहाँ चले गए? क्वेश्चन स्टेज में चले गए। आपको आता है, आपने प्रिपरेशन की, डिवाइड भी किया, लेकिन आप चले गए क्वेश्चन स्टेज में। अगर दोबारा कभी किसी प्लेयर की जरूरत पड़ेगी, तब आप क्या कर सकते हो? तब आप फिर से ये G1 फेज में आओगे, S फेज करोगे, G2 फेज करोगे, फिर से डिवाइड कर सकते हो इफ आर रिक्वायर्ड। ऐसा ही सेम G0 में पहुंचेगी सेल के साथ भी है, ओके। तो ये भी डिवाइड कर सकते हैं व्हेन इट्स आर रिक्वायर्ड, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो, ओके। तो यहाँ पर आ जाते हैं, दिस वन इज अ एम फेज। एम फेज के अपने 2 फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। दिस वन इज डिवाइडेड इनटू अ 2 पार्ट, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस दैट मीन्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस के अपने 4 टाइप्स होंगे, के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एना, मेटा एना ऐसे लिख देती हूँ, एंड टेलोफेज। फाइनली साइटोकाइनेसिस होके पूरा सेल डिवीजन खत्म हो जाता है। तो 95% इज अ पार्ट ऑफ इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस का 90% पार्ट कवर हो रहा है यहाँ पे, और एम फेज का सिर्फ 5%। टाइमिंग में भी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना है? साइटोकाइनेसिस होनी है। फाइनली साइटोकाइनेसिस होके ही 2 सेल बन पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे टाइमिंग में भी ऐसी है। एक हमारी नॉर्मल सेल लेते हैं, 24 आवर्स में डिवाइड करती है स्किन सेल आपकी। तो 24 आवर्स में डिवाइड करने का मतलब है 23 आवर्स तो उसने प्रिपरेशन की, 1 आवर उसने डिवीजन करने में लगाया, ठीक है। ऐसे बहुत 2 आपके एनसीईआरटी में और दे रखे हैं। 90 मिनट्स, ईस्ट की जो सेल है वो 90 मिनट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। एंड इकोलाई बैक्टीरिया, इसकी सेल 20 मिनट्स में डिवाइड करती है। तो ये थोड़े डिवीजन आपको पता होने चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया है। नाउ इस G1 फेज, S फेज, G2 फेज हो गया, क्वेश्चन स्टेज हो गया। क्वेश्चन स्टेज पता चल गया आपको क्या है कि कब आ सकती है। यस, अगर क्वेश्चन स्टेज से उसको एक्टिव स्टेज में लाना है तो उसको G1 फेज से, S फेज से, G2 फेज से क्रॉस करके ही आना पड़ेगा, तब वो डिवाइड कर सकती है, याद रखना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था फुटबॉल प्लेयर का, ऐसे अगर उसको पार्टिसिपेट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले प्रैक्टिस करेगा तभी वो फील्ड में परफॉर्म कर पाएगा। ऐसा ही सेम इसके साथ भी है। क्वेश्चन स्टेज में जो सेल चले गए हैं उनको अगर डिवाइड करना है तो पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन क्या है? सब कुछ डबल करना पड़ेगा तभी डिवाइड कर पाएंगे ना, यस, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एम फेज। 2 टाइप के आप पढ़ेंगे, मिटोसिस एंड मियोसिस, ओके। तो हियर आर मिटोसिस। मिटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिटोटिक डिवीजन। मिटोटिक के नाम से भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। एंड मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मियोटिक डिवीजन। जनरली मियोटिक के नाम से ही आता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो मियोसिस और आपको पता है मिटोटिक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मिटोटिक ले लेते हैं। मिटोटिक यानी मियोसिस वाला डिवीजन, इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट के पास होंगे उतने सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने होंगे पेरेंट सेल के पास, सेम उतने ही डॉटर सेल के पास पहुंचेंगे। इक्वली अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम भी, अमाउंट ऑफ डीएनए भी इक्वल होगा। जितना पेरेंट के पास है उतना ही पेरेंट सेल के पास, उतना ही डॉटर सेल के पास है। ऐसा कहाँ पे हो रहा है? आपकी सेल की ग्रोथ में, आपके रिपेयर में।
ठीक है। रिपेयरमेंट में ऐसा तो नहीं था ना दूसरे टाइप की सेल बनने लगी, सेम उसी टाइप की सेल बननी है, सेम वही क्रोमोसोम नंबर की सेल बननी है। तो मिटोसिस डिवीजन इज फॉर वुंड हीलिंग, ठीक है, ग्रोथ यहाँ पे परफॉर्म होगा। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस का रिजल्ट है जो डॉटर सेल है, पेरेंट सेल है, वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाती है। ये 2 पार्ट में प्रोसेस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, आधे हो गए, डीएनए का अमाउंट भी हाफ हो जाता है क्योंकि ये गैमीट्स बनाने के लिए है। टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये गैमीट्स को फ्यूज करना है आगे, ये फ्यूज करेंगे तो फिर एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन हो जाएगा कि जो कि नॉर्मल किसी जैसे सपोज दैट एग्जांपल ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ह्यूमन का, यहाँ पे 23 के गैमीट्स बने हैं, ठीक है। मेल गैमीट्स इज ऑल्सो 23, फीमेल गैमीट्स इज ऑल्सो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे फ्यूजन के बाद एटलीस्ट 46 एग्जैक्ट 46 आ जाएगा। क्रोमोसोम्स नंबर हल्का सा भी थोड़ा सा भी वेरी करता है, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी वेरी करता है तो मेजर डिजीज कॉज हो जाती है। इवन जेनेटिक कोड भी थोड़ा सा भी वेरी करता है तब भी डिजीज कॉज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में बिल्कुल एग्जैक्टली नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं मिटोसिस। मिटोसिस के खुद 4 स्टेप्स हैं कैरियोकाइनेसिस के। फर्स्ट वन इज द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में पढ़ेंगे आप प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में इसको डिवाइड किया गया है। प्रोफेज में अगर आप देखते हैं तो आपको न्यूक्लियस बड़ा सा दिखाई देता है। सबसे पहले कि सेल डिवाइड करती क्यों है, सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स गड़बड़ा जाता है, ठीक है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिसबैलेंस हो जाता है, तब सेल को डिवाइड करना पड़ता है टू मेंटेन कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के थ्रू मेंटेन करता है। अब देखो ये न्यूक्लियस यहाँ पे बड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डिसोसिएशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना स्टार्ट हो गया। क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस, ओके। तो यहाँ पे क्रोमोसोम आपको कंडेंस होते हुए दिखाई देंगे। एंड द अदर ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और वो सब डिसअपियर हो जाते हैं, अदर ऑर्गेनेलीज आर डिसअपियर, ठीक है। तो अदर ऑर्गेनेली यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटेड हो गया। इसमें अर्ली प्रोफेज में देयर आर द अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप start to disintegrate. Here is start to disintegrate. Disintegrate होना start हो गया. And here chromosomes become a condense. Chromosomes become condense. Chromosomes condense हो गए. And the other organelles become disappear. Organelle disappear हो गए. Organelles disappear हो गए. Disappear. Okay. Centriole यहाँ पे देखोगे, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कह सकते हो। सेंट्रोसोम का क्या हुआ था, डुप्लीकेशन हुआ था। सेंट्रोसोम का क्या हुआ था, डुप्लीकेशन हुआ था। तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हुआ था, दैट मीन्स सेंट्रोसोम कह सकते हो। हियर इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपको पता है किससे मिलके बनाते हैं, 2 सेंट्रियोल से ऐसे परपेंडिकुलर हो रहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम, 2 सेंट्रियोल से मिलके बना होता है। तो ये इसका भी डुप्लीकेशन हो चुका है एस फेज में। तो ये अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, स्पिंडल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ पे, लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुका, यहाँ स्टार्ट हुआ था वहां पे डिसइंटीग्रेट हो चुका प्रोफेज। तो कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। न्यूक्लियर एनवेलप तो है ही नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप है नहीं, स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्पिंडल का फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होता है, एस्टर बनने लगते हैं इस तरीके से, एस्टर, ठीक है। यहाँ पे एस्टर मूव टुवर्ड्स द अपोजिट ऑफ पोल्स, सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। अलग अलग पोल्स पे, ये वाला एरिया पोल है ना, पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स द पोल, ओके। पोल्स पे जाके क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। तो स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए मेटाफेज आने से पहले, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब स्पिंडल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो कि कैसा हो चुका होगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अब ऐसा हो गया होगा। इसको समझने के लिए ये समझेंगे,
क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर G1 फेज में ऐसा था, S फेज में क्या हुआ, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। इसके अंदर डीएनए का कुछ अमाउंट होगा, यस इसके अंदर डीएनए का कुछ अमाउंट होगा। डीएनए का ये अमाउंट अब डबल हो जाएगा S फेज में, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। इसको भी 1 कह रहे हो आप और इसको भी 1 कह रहे हो, ठीक है। कैसे 1 कहेंगे, देखो इसको भी 1 कहोगे, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, ये हो गया, यहाँ डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, बट या शेप ऑफ दिस क्रोमोसोम इस तरीके से हो गया। लेकिन दिस वन इज ऑल्सो 1 क्रोमोसोम एंड दिस वन इज अ 1 क्रोमोसोम, ठीक है, दोनों ही 1 क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये प्रोफेज हो रही होगी तो क्रोमोसोम कैसा दिखाई देगा, ऐसा, क्योंकि ये सब पार करके आए ना, G1 फेज, S फेज, G2 फेज क्रॉस करके आए, तो क्रोमोसोम आपको ऐसे शेप के मिलेंगे पूरे एम फेज में। तो अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज हो गया, लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। अब आते हैं मेटाफेज पे। मेटाफेज एक छोटी सी प्रोसेस है जिसमें क्या होना है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर और यहाँ पे एक बन जाती है प्रोटीनस प्लेट, दिस वन इज कॉल्ड अ काइनेटोकोर्स। इस प्रोटीनस प्लेट को काइनेटोकोर्स कहा जाता है। मेटाफेज, यस। लेट प्रोफेज के बाद एक फेज आती है, दिस वन इज कॉल्ड अ मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं डायग्राम, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका स्पेंडल बना हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, सेल को घुमा दिया, ठीक है। हाँ, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल लगे वैसा आप बना सकते हो, ठीक है। बुक में मेरे ख्याल से ऐसे बना होगा, ये कोई बात नहीं, इसमें सेल को घुमा दिया है, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, दिस वन, ये क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट्स बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, देखो, ठीक है। ये यहाँ पे एक प्लेट आके लगती है, प्रोटीनस प्लेट। जो आपके सेंट्रोसोम है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और प्रोटीनस प्लेट के बने हुए हैं, प्रोटीनस सब्सटेंस के बने हुए हैं। तो ये प्रोटीनस प्लेट कहाँ पर है, ये जो कि स्पिंडल को सेंट्रोमियर से जोड़ने का काम करती है, ऐसे इस साइड में, दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। दिस वन इज कॉल्ड अ काइनेटोकोर्स, दिस वन इज कॉल्ड अ काइनेटोकोर्स, इसको काइनेटोकोर्स कहा जाता है। तो काइनेटोकोर्स यहाँ बन जाता है। हर एक स्पिंडल का से क्रोमोसोम को जोड़ने के लिए काइनेटोकोर प्लेट की जरूरत पड़ेगी, यस प्लेट की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लेट्स लग गए हैं। अब प्लेट्स लगने के बाद हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर एंड दीज आर फॉर्म अ मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है, यस। तो क्या ये बेस्ट स्टडी हो सकती है फॉर द स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। अलग अलग एक एक कंटेंट में आ गए ना, हम इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो गए, चाहे तो ऐसा बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, सेल को घुमा सकते हो आप, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन पे प्लेट पे अरेंज हो गए, दिस वन इज कॉल्ड अ इक्वेटोरियल प्लेट। तो इस इक्वेटोरियल प्लेट्स पे अरेंज हो गए। दिस वन इज द बेस्ट फेज फॉर द स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए बेस्ट फेज है मॉर्फोलॉजिकल स्टडी अबाउट क्रोमोसोम्स, ओके, यस। तो फिर मेटाफेज के बाद क्या आना है, एनाफेज। एनाफेज में हो रहा है स्प्लिटिंग, एनाफेज में हो रही है स्प्लिटिंग, एनाफेज में हो जाती है स्प्लिटिंग। क्या होता है, ये काइनेटोकोर्स स्पिंडल अपना जोर लगा रहे हैं काइनेटोकोर्स से, ठीक है, और ये जो सेंट्रोमियर है बीच से स्प्लिट हो जाएगा और दो सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे। तो एनाफेज में क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है, दे आर द परफॉर्मिंग स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या हुआ, स्प्लिटिंग में दो सेट सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डिफरेंट, ठीक है, क्रोमेटिड अलग हो गए। तो क्रोमेटिड को भी हम यहाँ पे क्रोमोसोम ही बोलेंगे, ये इसको भी क्रोमोसोम ही है, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये वाला क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम नहीं है, ये भी क्रोमोसोम ही है, ठीक है। स्प्लिटिंग हो गई एंड क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल्स पे जाना शुरू कर दिया, यही चाहिए था हमें। क्रोमोसोम्स हमने अलग अलग कर दिए, ठीक है, क्रोमोसोम्स आपने अलग अलग यहाँ पे कर दिए, यस, अलग अलग पोल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ठीक है, मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं। पहले इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे, अब पोल्स पे जा रहे हैं, यस। तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं आपके, ये इसका पर्टिकुलर कोई शेप होगा ना, एल शेप होगा, वी शेप होगा, तो ये स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज है कि एल शेप है, वी शेप है, एल शेप है या फिर वी शेप है,
या फिर के शेप है, कौन सा शेप है इसकी। नाउ इज अ टीलोफेज। टीलोफेज पे क्या हो जाता है कि दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, टीलोफेज में दो में डिवाइड होता है एंड सेल्फ फरो बनना भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सेल्फ फरो स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द टीलोफेज से ही स्टार्ट हो जाता है सेल्फ फरो, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप रीअपेयर हो जाएगा, जैसा प्रोफेज में हुआ था सब कुछ उल्टा हो जाएगा, पूरा हमें वैसी सेल बना देनी है जैसे स्टार्टिंग में थी। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप रीअपेयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट्स अ कलेक्टिवली पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के गुच्छे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, डार्क एरिया इन द न्यूक्लियस, नॉन मेम्ब्रेनस होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर 2 या 3 या 4 कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाएगा, सारे ऑर्गेनली जो डिसअपेयर हो गए थे प्रोफेज में रीअपेयर हो जाएंगे, ओके। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होनी है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, एनिमल सेल में सेल फरो मेथड यूज होता है। सेल फरो मेथड में सेल अंदर की तरफ बैंड कर रही है, ठीक है, सेल अंदर की तरफ बैंड कर रही है। कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पूरा क्लीवेज हो जाएगा, 2 सेल सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे, यही चाहिए था हमें, 2 सेल सेपरेट हो गए। एंड नाउ इज द प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। प्लेट जो है वो बाहर की तरफ बढ़ती है, ये अंदर की तरफ हो रहा था, वो बाहर की तरफ बढ़ती है, तो प्लेट जो है वो बाहर की तरफ बैंड करती है। दिस वन इज अ सेंट्रीफ्यूगल, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, ओके, पहले सेंट्रीपिटल फिर सेंट्रीफ्यूगल, ओके। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये सेल प्लेट जो बनी थी बाद में प्लांट में मिडिल लैमेला के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ओके। मिडिल लैमेला क्या है, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन अ 2 एडजेसेंट नेबरिंग सेल्स, 2 सेल वॉल के बीच में, 2 सेल के सेल वॉल के बीच में मिडिल लैमेला ही प्रेजेंट होती है। तो मिडिल लैमेला सेल प्लेट के बाद वो मिडिल लैमेला का रूप ले लेती है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया ये मिटोसिस। मियोसिस को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ओके, एक बार में इसको कंप्लीट करेंगे मियोसिस को। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे 2 और 3 क्वेश्चंस आपको नीट में मिलते हैं, बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है।